वेलकम टू बीए करेकर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीए करेकर में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे गृह विज्ञान होम साइंस बीए फर्स्ट ईयर पेपर 2 के बारे में और जानेंगे पेपर 2 से रिलेटेड किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। पेपर 2 में अध्याय 1, तो ओवरऑल अध्याय 1 के बारे में हम चर्चा करेंगे। अध्याय 1 से कितने ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उन सभी प्रश्नों पर विस्तार से आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए अपने सभी फ्रेंड्स वगैरह के पास, ताकि सभी लोग देख सके और ज़्यादा से ज़्यादा अंक ला सके परीक्षा में। ओके, तो बीए फर्स्ट ईयर पेपर 2 इकाई 1 चैप्टर 1, इससे पहले जो है पेपर 1 से रिलेटेड 10 चैप्टर अपलोडेड है, 10 लेक्चर अपलोड है। उन सभी को आपने देखा और अच्छे तरीके से देख रहे हैं, आप तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। इसी प्रकार से उसका जो है और भी जो लेक्चर्स हैं वो आते रहेंगे। तो कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे, कमेंट्स मैं पूरा पढ़ता हूँ, पूर्ण रूप से पढ़ता हूँ, उसका सोल्यूशन भी देता हूँ। ठीक, तो आप कमेंट्स करिए जो भी कमी रह रही है, जो भी त्रुटियां रह रही है हमसे, क्योंकि हर कोई व्यक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं होता, ना कोई चीज़ दुनिया में ऐसी बनी है जो अपने आप में पूर्ण होती है। टू एयर इज ह्यूमन, मतलब गलतियां जो होती हैं वो इंसान से होती ही होती हैं, चाहे जितना कोई कर ले। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए फिजिक्स में एक चैप्टर आप पढ़ते हैं इंटर में, प्रतिशत त्रुटि। ठीक, तो इस प्रकार से आप सोचते होंगे त्रुटियां सबसे होती हैं, हर एक चीज़ में होती हैं। तो अगर कोई भूल बस त्रुटि रह जाती है तो उसको प्लीज़ जो है क्षमा करिएगा उसके लिए, और उसके बाद में आप लोग उसमें सुधार हेतु आप अपने सुझाव दे सकते हैं। अपेक्षित सुधार हम करने का प्रयास करेंगे। ओके, तो अब हम बात करेंगे किसके बारे में, इकाई 1 कर 2 का बीए फर्स्ट ईयर गृह विज्ञान यानी होम साइंस का। उसका नाम क्या है? उसका नाम है मेरे प्यारे दोस्तों, उसका नाम है परिभाषा, दर्शन, संकल्पना एवं गृह प्रबंध की भूमिका। अब यहाँ पे हमने संकल्पना एवं गृह प्रबंध की भूमिका लिखा है, ठीक है, तो यही लिखा है, लेकिन पेपर का पूरा नाम क्या है? परिभाषा, दर्शन, संकल्पना एवं गृह प्रबंध की भूमिका, पूरे चैप्टर का नाम है। परिभाषा के अंतर्गत क्या होता है? परिभाषा के अंतर्गत हम परिभाषाएं देखते हैं विभिन्न रूप से, गृह विज्ञान की, प्रबंध की, ठीक है, व्यवस्थापन प्रक्रिया की, गृह व्यवस्था की, इन सभी की हम क्या कहते हैं? परिभाषा देखते हैं इसके अंतर्गत, इस चैप्टर के अंतर्गत। साथ ही साथ दर्शन देखते हैं, फिलोसॉफी इसमें थोड़ी बहुत होती है, तो उसको, उस दर्शन को हम देखते हैं गृह व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में, मतलब उसके परिप्रेक्ष्य में, गृह व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में दर्शन का क्या महत्व है उसको देखते हैं इस पेपर के अंतर्गत। साथ इस इकाई के इस अध्याय के अंतर्गत, ठीक, साथ ही साथ संकल्पनाएं दी गई हैं इसको रिलेटेड, इससे लेकर के, मतलब गृह व्यवस्था को लेकर ध्यान में रखते हुए, ठीक, व्यवस्थापन की प्रक्रिया दी गई है। तो उन सभी जो संकल्पनाएं दी गई हैं गृह व्यवस्था को लेकर के, उन संकल्पनाओं पर हम चर्चा करते हैं। साथ ही साथ गृह प्रबंध की भूमिका क्या है, इससे हम चर्चा करते हैं। यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि पेपर 2 का नाम क्या है? पेपर 2 का नाम यह है मित्रों, परिवार संसाधन प्रबंध। पेपर 2 का क्या नाम है? परिवार संसाधन प्रबंध, यानी फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट। क्या? फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक, अब इसी से संबंधित सारी चीजें होती हैं। जब किसी भी पेपर का पहला चैप्टर पढ़ते हैं, पहला अध्याय पढ़ते हैं, तो सबसे जरूरी बात यह होती है कि उस चैप्टर, जो उस पेपर का नाम है, उससे रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो जो परिवार संसाधन के प्रबंध होते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है और इससे रिलेटेड प्रश्न किस प्रकार से, मतलब एग्जाम में पूछता है, और कैसे कैसे प्रश्न घुमाता है आपको, और ये भी सारी बातें जो होती हैं ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी परीक्षा में अगर आप बैठते हैं, कोई भी परीक्षा के जब आप जो है चैप्टर शुरुआत पहली करते हैं, तो पहले चैप्टर में सारी बातें आपको जानना अति आवश्यक हो जाता है। ध्यान होगा, इससे पहले हमने मॉडल पेपर इसका अपलोड कर रखा है। मॉडल पेपर जो है एक एक जो है 3-3 4-4 प्रश्नों को लिया था एक एक पेपर से, मतलब एक एक अध्याय से। ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा आप। चलिए बात करते हैं प्रश्नों की ओर। हम देखिए मित्रों, आपके सामने प्रश्न यहाँ पे प्रस्तुत है। देखिए, पहला प्रश्न है कि किसने कहा कि प्रबंध एक कला है जो कि क्या करता है? घर के अस्तित्व में आने के साथ ही अवतरित होता है। क्या है कि प्रबंध जो होता है, यानी गृह प्रबंध जो होता है, वो क्या होता है? एक कला होती है। जो प्रबंध होता है वो क्या होता है? यानी मैनेजमेंट जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में, तो मैनेजमेंट इज अ आर्ट। और कैसा आर्ट होता है, कैसा कला होता है कि जब व्यक्ति घर में रहता है तभी उसके, मतलब जब घर के अस्तित्व में आता है, यानी घर में रहने लगता है,
तभी उसके उसके अंदर अवतरित होते, तभी उसको जानकारी होती है कि प्रबंध की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। तो प्रबंध एक कला है जो घर के अस्तित्व में आने के साथ ही अवतरित होती है या हुई है। ये कथन है किसका? ये कथन है राजमल पी देवदास का। किसका है? राजमल पी देवदास। ठीक, किसका कथन है? राजमल पी देवदास का कथन है। ठीक, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। ध्यान होगा, गृह व्यवस्था जो होती है मित्रों, गृह व्यवस्था को अगर हम बताना चाहें एक जो है लाइन में आपको इसका अर्थ गृह व्यवस्था का, तो योजनाबद्ध तरीके से अगर कोई काम किया जा रहा है तो वही गृह व्यवस्था होती है। जब हम योजनाबद्ध तरीके से कोई काम करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम गृह व्यवस्था नाम दे देते हैं। ठीक, आगे कुछ बातें और होती हैं गृह व्यवस्था को लेकर के। पूछा जाता है एग्जाम में प्रश्न की गृह व्यवस्था एक प्रक्रिया होती है। ऑप्शन में देगा सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं शारीरिक। ठीक, तो आपको क्या लगता है गृह व्यवस्था एक कैसी प्रक्रिया? सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक कैसी प्रक्रिया है? तो जो गृह व्यवस्था होती है वो मानसिक प्रक्रिया होती है। गृह व्यवस्था कैसी प्रक्रिया है? गृह व्यवस्था मानसिक प्रक्रिया है, ध्यान रखेंगे ये बात। ठीक, गृह व्यवस्था कैसी प्रक्रिया है? मानसिक प्रक्रिया है। गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान होता है। गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान होता है। यह कथन कहा था किसने? कोटजीन महोदय ने। प्रश्न पूछा गया था प्रीवियस ईयर में कि मतलब पिछले साल में पूछा गया कि गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है, और व्यवहारिक विज्ञान तो है, तो ठीक है, लेकिन ये कहा किसने था? तो गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है, ये कहा था कोटजीन महोदय ने। किसने कहा था? कोटजीन महोदय। ठीक है, कोटजीन ने क्या कहा कि गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान होता है। किसने कहा? कोटजीन ने कहा। क्या कहा? गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान होता है। इसी प्रकार से 3-4 बार हम पढ़ाते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक, सारी बातें। और 3-4 बार जब वीडियो को आप देख में जाइए, आंख मूंद करके आपकी क्वेश्चन हल होंगे। ठीक, व्यवस्थापन घर के वातावरण में मानवीय संगठन की प्राकृतिक वृद्धि है, यह कथन किसका है? अब पहले इस कथन का मतलब समझ लेते हैं। व्यवस्थापन, व्यवस्थापन क्या होता है? व्यवस्थापन वह प्रक्रिया होती है जिसके कारण से घर को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। कम संसाधनों का प्रयोग करके अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सकता है, अधिक से अधिक दिनों तक घर चलाया जाए, वही गृह प्रबंधन की भूमिका होती है। स्त्रियों को देखते हैं, मान लिया तेल आपके पास 2 चम्मच मतलब कि तेल खत्म हुआ है, आधा लीटर तेल है और बता दिया कि अब 1 महीने तक तेल नहीं आएगा, तो आधे लीटर तेल में औरतें क्या करती हैं? धीरे धीरे थोड़ा थोड़े तेल से तड़का लगाएंगी और उसके बाद में वो मैनेज कर लेंगी उसी में। तो यही क्या होता है, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे स्टूडेंट जो देख रहे हैं हमको, वो जो है लड़की होंगी या फिर कुछ ऐसे होंगे जो बॉयज़ होंगे, बाकी अधिकतर लड़कियां ही ये विषय पढ़ती हैं। ठीक है, लेकिन ये विषय इतना महत्वपूर्ण होता है कि जैसे इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स भी बहुत महत्वपूर्ण होता है गृह प्रबंधन को चलाने के लिए। अगर कोई लड़की सही तरीके से गृह विज्ञान को पढ़ ले, गृह विज्ञान को पढ़ ले, तो उसके घर में कोई भी बीमार होता है और उसके घर में चाहे पैसा हो उतना, चाहे ना हो, कम वस्तुएं हो, लेकिन वो अच्छे तरीके से अपने घर को मैनेज कर लेगी, चला लेगी, क्योंकि वो पढ़ी हुई होती है कि गृह व्यवस्था हमको कैसे डील करना है, कैसे किस तरीके से हमको जो है मैनेज करना है। तो मैनेजमेंट की जो सिचुएशन होती है, मैनेजमेंट की जो स्थिति होती है, वो करने को तैयार होती है वो गर्ल या फिर वो लड़की जो गृह विज्ञान को सही तरीके से पढ़ी हुई होती है। ठीक, गृह विज्ञान अपने आप में एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है जिसके अंतर्गत बायोलॉजी, दर्शन, मनोविज्ञान, तमाम प्रकार के पहलू समाहित हैं। ठीक, तो गृह विज्ञान अगर आप पढ़ रही हैं या पढ़ रहे हैं तो उसमें कोई लज्जा शर्म की बात नहीं है। इस बात को बिल्कुल मन से त्याग दीजिए कि गृह विज्ञान केवल लड़कियां पढ़ती हैं। गृह विज्ञान से बड़े बड़े प्रोफेसर ऐसे हैं जो कि क्या हुए हैं, जिन्होंने गृह विज्ञान से किया है, और वो कैसे हैं? वो बॉयज ही हैं, मतलब लड़कों ने ही किया है। बहुत सारे लड़के भी पढ़ते हैं, लड़कियां तो अधिक मात्रा में इसको पढ़ती हैं। ठीक, लड़कियों को पढ़ना भी चाहिए क्योंकि उनको गृह प्रबंधन की भूमिका निभानी होती है। चलिए, तो व्यवस्थापन जो होता है घर के वातावरण में, किसके वातावरण में? घर के वातावरण में क्या होता है? मानवीय संगठन की प्राकृतिक वृद्धि। मानवीय संगठन की प्राकृतिक वृद्धि किसमें? घर के वातावरण में। यही होता है क्या? व्यवस्थापन। तो व्यवस्थापन वह प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत घर के वातावरण में मानवीय संगठन की क्या होती है? प्राकृतिक वृद्धि होती है। प्राकृतिक मतलब नेचुरली होती है, नेचुरल रूप से बढ़ता है आपका माइंड। ठीक है, और कहाँ पे बढ़ेगा? घर में जब आप रहेंगे तब बढ़ेगा। घर में जब आप रहेंगे तभी आपके अंदर ये कौशल आएगा, ये विकास मन में डेवलप होगा
कि क्या कैसी चीज़ें, मतलब जब इससे सिचुएशन आती है तो सिचुएशन हैंडल उसी समय हो पाती है जब सिचुएशन आपके सर पर एकदम से मंडरा रही हो। जब आप कभी तालाब में डूब रहे होते हैं तभी आपको हाथ पैर पटकने की जो है कला आ जाती है, मतलब उसमें आप तैरना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो व्यवस्थापन घर के वातावरण में मानवीय संगठन की प्राकृतिक वृद्धि है। यह कथन कहा है किसने? यह कथन कहा निकिल एवं डार्सी महोदय ने। किसने कहा? निकिल एवं डार्सी महोदय। ऑप्शन किसमें है? ऑप्शन द में निकिल एवं डार्सी महोदय दिख रहे हैं, इन्हीं को लगा दीजिए। ऑप्शन इसका द करेक्ट है, निकिल एवं डार्सी। बड़े ही ध्यान से, बहुत ही इत्मीनान से समझेंगे आप लोग। ठीक, कोई अक्तई की बात नहीं, मतलब कोई ज़्यादा इसमें देर नहीं करना है, ज़्यादा आपको जो है प्रेशर लेना है सर पे कि नहीं गृह विज्ञान पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, अब सारा काम घर का छोड़ दिया पढ़ने पढ़ना, ऐसा नहीं है। बीए के लिए ज़्यादा पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं होती है, बस दिन में आप जो है एक एक सब्जेक्ट को मुश्किल से 1.5 घंटे दे दें। ठीक है, लगभग 2 महीने पढ़ लें सही से, 2 महीने का 1 महीने पढ़ लें और एक घंटा दे दें डेली, तो मैं बताता हूँ आपका 60% से ऊपर नंबर आएगा। लेकिन कंटिन्यूटी होनी चाहिए, डेली आपको पढ़ना है और एक बार नहीं, कम से कम 3 बार उतने समय में आपको पढ़ लेना सारी बातें। अगर सही से पढ़ें तो पढ़ लेंगे बड़े आराम से। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। गृह व्यवस्था एक बांध के समान है। गृह व्यवस्था एक बांध के समान है जिसमें साधनों को नियमित किया जाता है। जिसमें क्या किया जाता है? साधनों को नियमित किया जाता है, नियम से साधनों का उपयोग करते हैं हम, क्रमबद्धता से नियमों साधनों का उपयोग करते हैं। यह परिभाषा दी है किसने? तो यह परिभाषा दी है राजमल पी देवदास ने दी है। राजमल पी देवदास, ध्यान रखेंगे, देवदास मूवी आपने देखी होगी। तो जब अस्तित्व वगैरह की बात करें, ठीक है, घर के अस्तित्व में आने के साथ ही अवतरित होता है जो प्रबंध होता है। ठीक, जब इसकी बात करें तो आप क्या लगाएंगे? जो है देवदास लगाएंगे। जैसे जब अस्तित्व, जब कोई व्यक्ति हो, अगर 2 लोग साथ में रहते हैं, चाहे एक लड़का चाहे एक लड़की, चाहे एक लड़का साथ ही में 2 लड़के रहते हैं, 2 लड़कियां रहती हूँ साथ में, तो जब तक वो व्यक्ति रहेगा उसके साथ तब तक उसकी वैल्यू उसके जो है वैल्यू नहीं होती है। तब तक शुरुआत में वैल्यू होगी, फिर कुछ समय ऐसा आएगा बीच में, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया बता रहा हूँ, मनोविज्ञान में सारी बातें लिखी हुई हैं। तो जब आप जो है कुछ शुरुआत में बहुत अच्छा लगेगा, दोनों लोगों को साथ में रहते हैं, नई नई जब यारी दोस्ती होती है तो उसमें बहुत अच्छा लगता है, आराम से सारी व्यवस्थाएं होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं। अस्तित्व, जब उसका अस्तित्व मिट जाता है कुछ समय के बाद में, मान लिया कुछ आजकल के ज़माने की मैं बात करूँ तो ब्रेकअप वगैरह जब हो जाता है आदमी का, तो कुछ समय के लिए जो है उस बात को जो है लोग सोचते रहते हैं कि हमने ऐसा किया था, तब उस अस्तित्व का ज्ञान होता है कि ये था तो हमारे जीवन में क्या था, ये आज नहीं है तो हमारे जीवन में क्या बीत रहा है। तब उसको ज्ञान होता है जब कोई व्यक्ति नहीं रहता, यानी कि आदमी के ना रहने पर उसके व्यक्तित्व का ज्ञान होता है, उसके चरित्र का ज्ञान होता है और उसके जो है उसके जो अच्छी चीज़ें होती हैं उसका ज्ञान होने लगता है। ठीक, जब तक रहेगा व्यक्ति तब तक उसमें बुराइयां ढूंढेंगे और जब चला जाएगा व्यक्ति तो उसमें अच्छाइयां ढूंढ करके, और आप लोग क्या करते हैं? तकिए को लगा के रोते हैं। इस तरीके से आप लोग नहीं रोते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, उस पर मतलब एकदम सीरियसली मत लीजिएगा। ठीक है, आराम से पढ़िए, इत्मीनान से, थोड़ा हंसी मजाक के साथ पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। बिल्कुल आपको माइंड फ्री होकर के पढ़ना है। ठीक, तो जब ऐसी बात आए तो अस्तित्व वगैरह की जब बात आती है, या फिर बांध के समान है, एकदम से बांध, आज जानते नहीं दोस्ती बंधन हो गई है, लोग बांध करके चलते हैं, और अस्तित्व में जब तक नहीं रहता, तो ये दो ध्यान रखें। किसने कहा है? देवदास। और देवदास ने देखा होगा मूवी में छोड़ के जो है लोग चले जाते हैं, देवदास में शाहरुख खान रहते हैं, कोई और रहता, शाहरुख खान नहीं रहते हैं। ठीक है, हमने देखी नहीं मूवी, लेकिन हाँ मतलब प्यार पर आधारित है ये पता हमको। ठीक, ध्यान रखेंगे, तो वो मूवी देखेंगे तो उसमें सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, लेकिन उसको देखने की ज़रूरत भी नहीं है आप लोगों को। पढ़ाई करिए, आप लोग देख लीजिएगा, हम रोक नहीं रहे हैं आपको। ठीक, तो आगे चलते हैं हम और भी चीज़ें देख लेते हैं, और प्रश्न देख लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यह परिभाषा किसने दी मित्रों? कि यह परिभाषा किसने दी कि सरल एवं संक्षिप्त अर्थों में व्यवस्था अर्थात हमारे पास जो उपलब्ध है उसका उपयोग हम जो चाहते हैं उसे प्राप्त करने हेतु करते हैं। सरल एवं संक्षिप्त अर्थों में व्यवस्था जो होती है वो क्या होती है? हमारे पास जो उपलब्ध होता है उसका उपयोग हम जो चाहते हैं उसे प्राप्त करने हेतु करते हैं। मतलब ये हमने अभी अभी आपको एक उदाहरण बताया था, ध्यान होगा कि जब औरतें घर में बता दिया कि 1 महीने तक हमको आधा लीटर तेल में गुजारा करना है, दाल भी उसी में तड़का करनी है और सब्जी भी तड़का करनी है, साथ ही साथ पराठे का मन हुआ तो पराठा भी बनाना है, तो किस प्रकार से उसको मैनेज करना है, उस व्यवस्था किस प्रकार से उस चीज़ को मैनेज करना है कि आधा लीटर तेल में 1 महीना चलाना है। इसी प्रक्रिया को हम व्यवस्था कहते हैं, यानी 1 महीना चलाना भी है तो 1 महीना चला लिए आप। ठीक है,
और कितने कम साधन में आधा लीटर तेल में चला लिए, तो यही क्या है, व्यवस्था होती है। यह कथन किसने कहा? यह कथन कहते हैं हमारे प्यारे दोस्तों, उन्होंने किसने कहा है? ये ग्रासियम क्रेंडल। तो ग्रासियम क्रेंडल महोदय ऑप्शन इसका बा करेक्ट है। ग्रासियम क्रेंडल महोदय कहते हैं कि जो सरल एवं संक्षिप्त शब्दों में अगर हम व्यवस्था को परिभाषित करना चाहें तो हम परिभाषित इस प्रकार से कर सकते हैं कि जो भी साधन हमारे पास उपलब्ध है, यानी जो भी हमारे पास उपलब्ध है उसका हम क्या करें, जो हमको प्राप्ति होनी, मतलब जो हम उससे आवश्यकता समझते हैं, यानी जो हम उससे एक्सेप्ट करते हैं, मतलब एस्पेक्ट करते हैं, वो हमको प्राप्त हो जाए, वही चीज होती है व्यवस्था। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे चलिए, यह कथन किसका है कि व्यवस्थापन की प्रक्रिया के विभिन्न चरण वास्तव में निर्णयों की श्रृंखला मात्र होते हैं, जिनमें प्रत्येक निर्णय उसके पूर्व के निर्णय पर आधारित होता है। मतलब कहने का यह है, इन्होंने कहा, किसने कहा? तो ग्रासियम क्रेंडल ने ये परिभाषा भी दी है और कहा कि व्यवस्था, ये ऊपर वाली परिभाषा जो है ग्रासियम क्रेंडल की, ये परिभाषा इन्होंने दी थी व्यवस्था की, व्यवस्था को मतलब बताया था कि व्यवस्था क्या होती है। अब व्यवस्था की प्रक्रिया की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि व्यवस्था की प्रक्रिया के विभिन्न चरण जो होते हैं वास्तव में निर्णयों की श्रृंखला मात्र होते हैं। क्या होते हैं? निर्णयों की श्रृंखला मात्र होते हैं। कौन होते हैं? तो व्यवस्थापन की प्रक्रिया के विभिन्न चरण वास्तव में निर्णयों की श्रृंखला मात्र होते हैं, जिनमें प्रत्येक निर्णय उसके पूर्व के निर्णय पर आधारित होता है। यानी जो आपने आज निर्णय दिया है उससे पहले क्या निर्णय दिया था, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए हम करते हैं, और वो बातें कहीं ना कहीं पे वो निर्णय इस निर्णय पर लागू होता प्रतीत होता है। इस प्रकार की परिभाषा दी ग्रासियम क्रेंडल महोदय ने। ध्यान रखेंगे, इन सभी को रटने में मत लगिएगा। कुछ ऐसी बातें हैं जिसको आप क्लू अपने हिसाब से ट्रिक बना लीजिएगा, उससे याद कर लीजिएगा। ठीक है, और ट्रिक भी उसमें काम नहीं आएगी, बस आपको निरंतरता होनी चाहिए, देखते रहेंगे और इस प्रकार से तैयारी करते रहेंगे तो आप जरूर जो सफल होंगे और याद भी हो जाएगा आपको। अभी आपको याद नहीं क्योंकि आप जो है कहीं पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा लास्ट में, जब पेपर आपके निकट आएंगे तो मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा और सारा का पेपर पूरा का पूरा पेपर एक ही वीडियो के अंतर्गत जो है करवाऊंगा। ठीक, रिवीजन करवा दूंगा, रिवीजन मोड पर लगभग 2 घंटे की क्लास होगी। ठीक, तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा, एकदम से पहाट लीजिए अपने आप को, मतलब धार अपनी तेज कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गृह व्यवस्था की तुलना बांध से किसने की? अभी अभी हमने बताया था किसने की थी, बांध। ध्यान रखेंगे, बंधन, ये बंधन तो प्यार का बंधन है। गृह व्यवस्था, प्यार कौन? देवदास। मारिए फट से, राजमल पी देवदास। ऑप्शन इसका आ करेक्ट है। गृह व्यवस्था की तुलना बांध से किसने की? राजमल पी देवदास ने की। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक है, एक प्रश्न और पूछा जाता है कि प्रभावशाली व्यवस्था मूल्यों को समझने एवं मानवीय और भौतिक साधनों से लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है। यह परिभाषा दी थी व्यवस्था की कि जो प्रभावशाली व्यवस्था जो होती है मूल्यों को समझने एवं मानवीय और भौतिक साधनों से लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है। यह परिभाषा थी गुडईयर एवं क्लोहर महोदय ने दी है। ठीक है, किसने दी है? गुडईयर एवं क्लोहर महोदय ने दी है। यह प्रश्न पूछा गया था, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक, तो प्रभावशाली की जब बात आए, प्रभावशाली व्यवस्था, तो उसमें आप कौन मारेंगे? गुडईयर। ठीक है, गुड प्रभाव, गुड क्या करता है? प्रभाव, जब बचपन में आपको गुड मिलता था आप प्रभावशाली बहुत प्रतीत होते थे। ठीक है, प्रभावशाली चीजें लिखते थे, प्रभावित शब्दावलियों का प्रयोग करते थे, तो आपको गुड मिलता था सर जी के द्वारा। तो याद रखेंगे, जब गुड की बात करें, मतलब गुडईयर ने कौन सी परिभाषा दी? प्रभावशाली व्यवस्था के मूल्यों को इन्होंने समझाया। तो प्रभावशाली व्यवस्था की जब बात करेगा तो 2 प्रश्न आते हैं इसको रिलेटेड करके, प्रभावशाली व्यवस्था को लेकर के। तो एक तो हमने अभी भी बताया, दूसरा प्रश्न ये पूछा जाता है कि प्रभावशाली व्यवस्थापन हेतु कौशल विकसित करने के लिए आवश्यक है कि गृहिणी जो हो उसको अपने सभी उपलब्ध साधनों का ज्ञान होना चाहिए कि हाँ, हमारे पास 50 ग्राम जीरा है, 50 ग्राम मिर्च है, 50 ग्राम दालचीनी है और 50 ग्राम तेज पत्ता, इसी में हमको काम चलाना है। तो ये ज्ञान उसका जब हो जाएगा कि हमारे पास इतने साधन हैं और कितने समय तक हम इन साधनों को चलाना है, ये भी ज्ञान होगा, तब वो प्रबंधन जो होगा यानी गृह व्यवस्था होगी वो प्रभावी गृह व्यवस्था होगी अकॉर्डिंग टू गुडईयर एवं क्लोहर। किसके अनुसार? गुडईयर एवं क्लोहर। तो इन दोनों ने क्या कैसी परिभाषा दी है? प्रभावशाली परिभाषा दी। किसकी? गृह व्यवस्था की। याद रखेंगे, तो गुडईयर एवं क्लोहर। ठीक,
कुलोहर। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। ठीक, चलिए मित्रों, अगला प्रश्न देखिए, गृह व्यवस्था का संबंध संस्कृति से किसने जोड़ा? तो गृह व्यवस्था को संस्कृति से किसने जोड़ा? किसने जोड़ा भैया? तो ये ध्यान रखेंगे, एक आपने अभी अभी जो है बाबा को देखा होगा, एक बाबा थे राम रहीम। बाबा कौन थे? राम रहीम। तो गृह व्यवस्था को का संबंध संस्कृति से जोड़ा था किसने? आप ध्यान रखेंगे, राम रहीम ने जोड़ा था। अब राम रहीम ने जोड़ा तो इसमें देखिए हीम लास्ट में कौन सा शब्द आ रहा है? हीम। देखेंगे तो गृह व्यवस्था का संबंध संस्कृति से जोड़ा है किसने? इरीन ओपेन हीम। तो इरीन ओपेन हीम मतलब राम रहीम। ध्यान रखेंगे इस बात को, ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। तो गृह व्यवस्था का जो संबंध है वो संस्कृति से जोड़ने वाले विद्वान हैं इरीन ओपेन हीम। इरीन ओपेन हीम गृह व्यवस्था का संबंध जोड़ा है इन्होंने। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, गृह व्यवस्था को ऐसा संगठन, ठीक, संगठनात्मक ढांचा जिसमें व्यक्ति कार्य करते हैं के रूप में व्यक्त करते हैं, यह कथन किसने कहा? जो गृह व्यवस्था होता है वो ऐसा संगठनात्मक ढांचा होता है, यानी ऐसा संगठन होता है, ऐसा सांचा होता है संगठन का, जिसमें क्या होता है? जिसमें व्यक्ति कार्य करते हैं। और किस रूप में कार्य करते हैं? व्यक्ति कार्य करते हैं के रूप में अभिव्यक्त की जाती है गृह व्यवस्था को। जिसमें व्यक्ति कार्य करते हैं उस रूप में हम व्यवस्था को दिखाते हैं, तो ऐसी व्यवस्था गृह व्यवस्था कहलाती है। ठीक है, तो ऐसा संगठनात्मक ढांचा जिसमें व्यक्ति कार्य करते हो उस रूप को हम गृह व्यवस्था कहते हैं। अकॉर्डिंग टू, किसके अनुसार? ये भी भैया है राम रहीम। जब गृह व्यवस्था को संस्कृति से जोड़े तो भैया उसके बाद में इन्होंने कहा कि जब उसमें हम व्यक्ति जब कार्य करते हैं तो उसको अभिव्यक्त करते हैं और अभिव्यक्त के रूप में कार्य करते हैं, तो गृह व्यवस्था को संगठनात्मक ढांचा भी कहा और संस्कृति से जोड़ा। तो गृह व्यवस्था को संगठनात्मक ढांचा कहा किसने? संगठनात्मक ढांचा कहा किसने? इरीन ओपेन हीम ने। और उसके बाद में गृह व्यवस्था का संबंध संस्कृति से जोड़ा किसने? इरीन ओपेन हीम ने। तो ये दो प्रश्न इरीन ओपेन हीम से बहुत ही महत्वपूर्ण थे, इसलिए हमने इसको रखा। ध्यान रखेंगे, इनसे एक प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान रखेंगे, राम रहीम गृह व्यवस्था का संबंध किससे जोड़ा? संस्कृति से। ध्यान रखेंगे, वो भी अपने आप को बहुत बड़ा धार्मिक वो समझते थे, एक मूवी भी बनाए थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं 19 क्या बोल रहे हैं हम? ठीक, सॉरी। अगला प्रश्न देखिए कि यह परिभाषा किसने दी? गृह प्रबंध निर्णयों की श्रृंखला है। परिभाषा दी है गृह प्रबंध को लेकर के, किसने दी है? वो परिभाषा देखिए, पहले परिभाषा पढ़िए। गृह प्रबंध निर्णयों की श्रृंखला होती है जो लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर ले जाती है। क्या करती है? ले जाती है, मतलब खींच कर क्या करती है? ले जाती है। तो जो गृह प्रबंध होता है या गृह प्रबंधन की जो व्यवस्था होती है वो निर्णयों की श्रृंखला होती है, यानी बहुत सारे उसमें निर्णय होते हैं और एक निर्णय दूसरे निर्णय से क्या करते हैं? रिलेशन रखते हैं। क्या रखते हैं? एक निर्णय दूसरे निर्णय से क्या रखते हैं? रिलेशन रखते हैं। ये बात कही थी मेरे प्यारे दोस्तों, हमने बताया था आपको कि व्यवस्थापन की प्रक्रिया के विभिन्न चरण वास्तव में निर्णयों की श्रृंखला मात्र होते हैं, जिनमें प्रत्येक निर्णय उसके पूर्व के निर्णय पर आधारित होता है। यह कथन कहा था ग्रास एवं क्रेंडल महोदय ने। तो ग्रास एवं क्रेंडल महोदय ने कौन सा कथन कहा था? कि व्यवस्थापन की प्रक्रिया के विभिन्न चरण वास्तव में निर्णयों की श्रृंखला मात्र होते हैं, जिनमें प्रत्येक निर्णय उसके पूर्व के निर्णय पर आधारित होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे क्या प्रश्न पूछ रहा है? अब यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे भी ये बात कह रहे हैं और कहते कौन है? तो यहाँ पे न्यूमैन और समर महोदय कहते हैं। न्यूमैन एवं समर महोदय कहते हैं कि जो गृह प्रबंधन होता है वहाँ पे व्यवस्थापन की प्रक्रिया उन्होंने बताई थी। व्यवस्थापन की प्रक्रिया बताते हुए उन्होंने कहा था, ठीक है, किसने? ग्रास एवं क्रेंडल ने। अब इसी परिभाषा को थोड़ा और मॉडिफाई किया, थोड़ा और बनाया किसने? न्यूमैन ने। न्यू है ये, तो न्यूमैन ने और समर ने। तो न्यूमैन और समर ने क्या किया? गृह प्रबंध को बताया कि ये निर्णयों की एक श्रृंखला होती है जो लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर ले जाती है। लक्ष्य क्या होते हैं? लक्ष्य भी अभी हम आगे पढ़ेंगे कि लक्ष्य जो होते हैं वो दीर्घकालीन लक्ष्य होता है, एक अल्पकालीन लक्ष्य होता है, एक मध्य अंत लक्ष्य होता है। ठीक है, लक्ष्यों की विशेषता कौन होती है? सामूहिक लक्ष्य अधिक या यह महत्वपूर्ण होते हैं।
ठीक, विभिन्नताओं को मानते हैं। ये सामूहिक लक्ष्य द्वारा एक समूह विशेष के संबंधों का विकास होता है। ठीक, उसके बाद में मूल्य भी देखेंगे, आगे प्रश्नों को हमने उसमें रखा है, तो इन सभी मुद्दों को हम देखेंगे। तो गृह प्रबंध निर्णयों की श्रृंखला होती है जो लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर ले जाती है। और जब कोई बात आप समझते हैं, जब कोई चीज आप नया करते हैं तो वो आपको लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर ले जाएगी। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ रहे हैं, आप नए तरीके से पढ़ रहे हैं, तो आप एक जो है लक्ष्य की प्राप्ति की ओर जाएंगे। तो न्यू मैन यानी न्यू मैन, ध्यान रखेंगे, न्यू मैन एवं कौन है, समर। तो समर मतलब गर्मी होता है। गर्मी में आप ऐसे ध्यान रखिए, गर्मी में बहुत सारे प्रबंध करने पड़ते हैं। ठीक है, पंखा चलाना पड़ता है, एसी चलाना पड़ता है, और उसके बाद में पेड़ के नीचे बैठना पड़ता है। तो तमाम प्रकार के प्रबंध करने पड़ते हैं आपको। ठीक है, तो गृह प्रबंध की परिभाषा किसने दी, न्यू मैन एवं समर ने दी है। इससे आप याद रखेंगे कि समर में बहुत ज्यादा हमको क्या करनी पड़ती है, गृह प्रबंध करनी पड़ती है। तो इसलिए निर्णयों की श्रृंखला बन जाती है, और जब निर्णयों की श्रृंखला हम बना लेते हैं तो हमारे लक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं। यानी कि जब हम करते हैं बिजली पानी का तो हमको आनंद मिलता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। चलिए, गृह प्रबंध का उद्देश्य है, तो गृह प्रबंध का क्या उद्देश्य होता है, पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति। पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति हो जाए वही गृह प्रबंध होता है। अगर गृह प्रबंध सही से हो गया तो पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति हो जाएगी। आधा लीटर तेल में आपने सारी बातें कर ली तो एक व्यवस्थापन हो गया, एक दूसरा एक गृह प्रबंधन भी हो गया। तो गृह प्रबंध और व्यवस्थापन ये दोनों एक दूसरे से क्या है, कोरिलेटेड है, मतलब क्या है, एक दूसरे से अंतर संबंध रखते हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेशनशिप रखते हैं। ध्यान रखेंगे इतनी बात। और एक प्रश्न पूछा गया था प्रीवियस ईयर एग्जाम में कि दर्शन का विकास कैसे होता है, दर्शन चैप्टर में भी है ये। तो दर्शन का विकास कैसे होता है, अनुभवों के द्वारा दर्शन का विकास होता है। प्रश्न पूछा आता है कि दर्शन का विकास होता है अनुभव द्वारा, ऑप्शन ए देता है, बी देगा शिक्षा द्वारा होता है, सी देगा कार्य द्वारा होता है, और डी देता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो दर्शन का विकास होता है, फिलोसॉफी का विकास होता है, वो अनुभवों के द्वारा प्राप्त होता है। ठीक, एक प्रश्न पूछा गया था दर्शन से रिलेटेड और अगली परीक्षा में कि दर्शन हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं। कैसे महत्वपूर्ण होते हैं, तो निर्णय लेने में, न्याय का आधार देने में दर्शन का उपयोग हम करते हैं। मूल्य तथा लक्ष्यों की स्थापना करने में हम दर्शन का उपयोग करते हैं। साथ ही व्यक्ति तथा पारिवारिक सदस्यों के व्यवहार निर्देशात्मक रूप में हम क्या करते हैं, दर्शन को अपने जीवन में उतारते हैं। ठीक, तो ऊपर सभी इसका करेक्ट आंसर होता है। जब कभी किसी चीज का महत्व पूछा जाए, किसी चीज की विशेषता पूछी जाए, तो आप ऊपर डी लगा करके आइएगा, गलत नहीं होगा। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। एक परिभाषा दी थी, कहा था, एक परिभाषा देते हुए एक व्यक्ति ने कहा, निकिल एवं डार्सी महोदय एक हैं, निकिल एवं डार्सी जी ने कहा था कि व्यवस्थापन घर के वातावरण में मानवीय संबंधों की प्राकृतिक वृद्धि होता है। ये हमने बता दिया था। लेकिन निकिल एवं डार्सी का एक कथन और महत्वपूर्ण है कि सहानुभूति एवं विवेक पर आधारित दर्शन जो होता है, दर्शन से संबंधित परिभाषा दी कि सहानुभूति एवं विवेक पर आधारित दर्शन परिवार को सुखी एवं सफल बनाने में सहायता करता है। तो निकिल दी। एक परिभाषा हमने व्यवस्थापन की बताई थी आपको कि व्यवस्थापन घर के वातावरण में मानवीय संबंधों की प्राकृतिक वृद्धि होता है। इसको भी किसने कहा था, निकिल एवं डार्सी ने कहा था। किसने कहा था, निकिल एवं डार्सी ने कहा था। ठीक, इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न पूछा गया था घर से रिलेटेड, ठीक है, कि घर क्या होता है। तो घर को पूछा गया था प्रश्न कि वह स्थान जो हमारी भौतिक आवश्यकताओं से नहीं अपितु हमारी भावनाओं और संवेगों से जुड़ा होता है, यानी हमारे इमोशंस से जुड़ा होता है, वह स्थान क्या कहलाता है। तो वह स्थान घर कहलाता है। घर क्या होता है, भावनाओं से जुड़ा हुआ होता है, उसमें आपका भौतिक आवश्यकताएं नहीं होती परिवार से जुड़ी, ना घर से जुड़ी। तो जो वह स्थान जो हमारी भौतिक आवश्यकताओं से नहीं किंतु हमारी भावनाओं और संवेगों से जुड़ा होता है, उस स्थान को हम घर कहते हैं। ऑप्शन में आपको परिवार देगा, विद्यालय देगा और समाज देगा। तो जो घर होता है वही होता है ऑप्शन इसका घर। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए मित्रों कि गृह विज्ञान वह विज्ञान है जो सहायक होता है। तो गृह विज्ञान वह विज्ञान होता है जो सहायक होता है। सोचिए आप फटाफट, गृह विज्ञान कैसा विज्ञान है, बड़े परिवार के निर्माण में, या लघु परिवार के निर्माण में, या नियोजित परिवार के निर्माण में, या सुखी एवं आदर्श परिवार के निर्माण में। फटाफट बताइए, आपको पता चल गया होगा, हमें पता है आपको पता चल गया, बिल्कुल बहुत सही जा रहे हैं आप लोग। द ऑप्शन सुखी एवं आदर्श परिवार के निर्माण में गृह विज्ञान होता है। गृह विज्ञान भूमिका निभाता है किस प्रकार के परिवार को बनाने में,
सुखी परिवार बनाने में, एक आइडियल फैमिली बनाने में, आदर्श परिवार बनाने में। ठीक, तो ऑप्शन इसका द करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखें आप लोग। अगला प्रश्न है कि गृह व्यवस्था के निर्धारक तत्व हैं। गृह व्यवस्था को जो निर्धारण करने वाले एलिमेंट हैं वो कौन कौन से हैं। अब देखते हैं भैया ऑप्शनवा में क्या क्या है। ऑप्शनवा में देखिए आप क्या क्या है। तो देखें, गृह व्यवस्था के निर्धारक तत्वों में ऑप्शन में दिया है लक्ष्य एवं मूल्य एवं स्तर। तो लक्ष्य, मूल्य एवं स्तर, यहाँ पे 3 बार 2 बार एवं दिया है। एवं एक ही बार होता है, एक शब्द में एक बार। जैसे यहाँ पे लक्ष्य कामा मूल्य और एवं स्तर लिखना होता है इसमें, लेकिन यहाँ पे गलत छपाई है। ठीक, माफ करिएगा उसके लिए। देखें, तो जो गृह व्यवस्था के निर्धारक तत्व हैं वो कौन से होते हैं। वो यही होता है, उसमें लक्ष्य भी होता है। गृह व्यवस्था को जो करते हैं, गृह व्यवस्था में क्या होता है, पहले एक लक्ष्य रखा जाता है कि मान लिया 30 दिन तक वो तेल चलाना है। तेल एक उदाहरण ले लीजिए, वही आधा लीटर तेल को 30 दिन तक चलाना है। तो वो लक्ष्य हो गया आपका कि हाँ 30 दिन तक हमको चलाना आधा लीटर तेल में। अब मूल्य क्या है, नहीं आदर्श जो है मूल्य क्या है उसका, मतलब मूल्य मतलब क्या है कि उस तेल का क्या कीमत, मतलब आधा लीटर है तेल, आधा लीटर तेल में 30 दिन तक। तो आधा लीटर क्या है, उसका मूल्य है, यानी उसकी वैल्यू है। आधा लीटर वैल्यू हो गई, और लक्ष्य कितना है कि 30 दिन चलाना है, पूरा महीना। ठीक, अब स्तर क्या हो गया, अब उसको उसमें एक एक स्तर होता है, जैसे कि आप उससे दाल भी छौंक रहे हैं, सब्जी भी तड़का लगा रहे हैं उससे। ठीक, अब क्या क्या चीजें उससे करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। तो वो स्तर हो गया आपका। ठीक है, किस स्तर से आप उसको यूज करते हैं, डेली कितने तेल का खपत करते हैं आप। तो ये सारे मुद्दे एक उदाहरण से आपने अच्छी तरीके से समझ लिया कि जो गृह व्यवस्था होती है उसके निर्धारक तत्व कौन कौन से होते हैं। तो लक्ष्य होता है, मूल्य होता है और स्तर होता है। ऑप्शन इसका आ करेक्ट होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए मित्रों। अगला प्रश्न है लक्ष्य का प्रकार नहीं होता। लक्ष्य का प्रकार नहीं होता। ऑप्शन देखिए, पहला है दीर्घकालीन लक्ष्य, दूसरा अल्पकालीन लक्ष्य, तीसरा दिया है सार्वभौमिक लक्ष्य, और चौथा दिया है आपका मध्य अंत लक्ष्य। कौन सा सही होगा, फटाफट बताइए कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन इसका करेक्ट होगा सा ऑप्शन, क्योंकि जो सार्वभौमिक लक्ष्य होता है वो लक्ष्य का प्रकार नहीं होता है गृह प्रबंधन में या गृह व्यवस्था के अंतर्गत। तो गृह व्यवस्था के अंतर्गत जो लक्ष्य होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, दीर्घकालीन लक्ष्य, अल्पकालीन लक्ष्य, मध्य अंत लक्ष्य। और भी 3 नहीं होते हैं, 3-4 प्रकार के होते हैं। कई विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से जो है बताया है। ठीक है, इसमें एक अल्पकालीन लक्ष्य, दीर्घकालीन लक्ष्य और मध्य अंत लक्ष्य। ठीक है, तो इसमें 3 जो है इंपॉर्टेंट 3 होते हैं। ठीक, हालांकि ये प्रश्न नहीं पूछा गया कितने लक्ष्य होते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, जो लक्ष्य होते हैं आपके, वो लक्ष्य जो होते हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, दीर्घकालीन लक्ष्य, अल्पकालीन लक्ष्य और मध्य अंत लक्ष्य। यानी जब जो है लक्ष्य बहुत लंबा हो तो दीर्घकालीन लक्ष्य, जब लक्ष्य छोटा हो तो अल्पकालीन लक्ष्य, और जब लक्ष्य जो है बीच का होता है तो उसे मध्य अंत लक्ष्य हम कहते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे, इतनी बात ध्यान हो गई। और लक्ष्यों की विशेषता, एक प्रश्न पूछा गया था कि लक्ष्यों की विशेषता नहीं है। तो लक्ष्यों की विशेषता जान ले क्या होती है। लक्ष्य जो होते हैं सामूहिक लक्ष्य अधिक या महत्वपूर्ण होते हैं। तो सामूहिक जो लक्ष्य होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। साथ ही साथ विभिन्नताओं को मानते हैं लक्ष्य। और उसके बाद में सामूहिक लक्ष्य के द्वारा क्या किया जाता है, एक समूह विशेष के संबंधों का विकास किया जाता है। ठीक, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न पूछा गया था कि मूल्य की विशेषता नहीं है। ऑप्शन में दिया था ऐच्छिक, बी ऑप्शन दिया था संतुष्टिदायक, सी ऑप्शन दिया था आपस में संबंधित, और डी ऑप्शन दिया था मापन संभव नहीं है। तो मूल्य की विशेषता जो है नहीं होती है, वो कौन सी है, मापन संभव नहीं। तो मूल्य की विशेषता यही नहीं है कि मापन संभव नहीं होता है। ठीक, जबकि मूल्य की विशेषता कौन सी होती है, मूल्य ऐच्छिक होते हैं, संतुष्टिदायक होते हैं, आपस में संबंधित होते हैं मूल्य। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न पूछा गया था, ये तो समाजशास्त्र में पूछा ही जाता है, लेकिन गृह व्यवस्था में पूछ लिया गया था गृह विज्ञान में, कि समाज का निर्माण करने वाली प्रथम इकाई कौन सी है। तो समाज का निर्माण करने वाली प्रथम इकाई कौन सी है, परिवार है। ठीक, समाज का जो निर्माण होता है, समाज का निर्माण करने वाली जो प्रथम इकाई होती है वो परिवार होती है। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न हम देख लेते हैं। ठीक, अगला देखिए प्रश्न कि प्रभुत्व के आधार पर मूल्य कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रभुत्व के आधार पर मूल्य कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रभुत्व के आधार पर मूल्य जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं।
तो प्रभुत्व के आधार पर मूल्य दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से मूल्य होते हैं? एक होता है साधनात्मक एवं आंतरिक मूल्य, और दूसरा कौन सा होता है? तथ्यात्मक एवं आदर्शात्मक मूल्य। यानी सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, आ और बा दोनों। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, कला एवं सौंदर्य में रुचि होना है। तो कला और सौंदर्य में जो रुचि होना है ये क्या होता है? ये आंतरिक मूल्य के अंतर्गत आते हैं। क्या? ये आंतरिक मूल्य के अंतर्गत आते हैं। कौन? कला एवं सौंदर्य में रुचि। जब किसी चीज को आप देखते हैं तो अंदर से फीलिंग आती है। जब किसी सुंदर स्त्री को या सुंदर पुरुष को आप लोग देखते हैं तो आपके अंदर आंतरिक फीलिंग आती है, अंदर से फीलिंग आती है, हृदय से रिलेटेड फीलिंग आती है। तो वो आंतरिक मूल्य से संबंधित होता है, इसे ध्यान रख लीजिएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है कि साधनात्मक मूल्यों को कभी कभी भी कहा जाता है। तो कभी कभी साधनात्मक मूल्यों को लक्ष्य मूल्य भी कहा जाता है। तो क्या साधन है साधनात्मक मूल्य? जब आप किसी को संधान करते हैं, संधान्यो प्रभु बिसिख कराला उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। तो जब किसी चीज का संधान करते हैं तो अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए संधान करते हैं। जैसे रामचंद्र जी ने जब समुद्र के तल पर जब बाण ताना, 3 दिन से तपस्या कर रहे थे बैठ के और सारी बातें उनकी नहीं, सागर नहीं प्रकट हुआ उनके सामने, तो संधान्यो प्रभु बिसिख कराला उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। जब संधान्यो, संधान क्या किया? सागर पर संधान किया। यानी संधान क्या किया? कि लक्ष्य क्या किया? कि समुद्र को सोख लेना है, समुद्र को सुखा देना है। जब इस प्रकार से किया था तो क्या हुआ था? जो है जीव जंतु जितने भी थे सब अकुलाने लगे थे, तो समुद्र को आना पड़ा था, सागर को निकल के आना पड़ा था। तो यहाँ पे समझ लिए, जो साधनात्मक यानी जब किसी चीज का किसी करते हैं, ठीक, तो क्या होता है? तो लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हम क्या करते हैं? साधन का उपयोग करते हैं। और साधनात्मक मतलब होता है कि किसी चीज पर निशाना लगाना, या फिर जो है कि मतलब निशाना लगाना तो एक पहलू है उसका। तो किसी भी चीज पर हम साधना कर सकते हैं साधनात्मक तरीके से। तो साधनात्मक मूल्यों को हम लक्ष्य मूल्य भी कहते हैं इसीलिए। ठीक, लक्ष्य मूल्य, क्योंकि लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए साधनात्मक मूल्यों का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो लक्ष्य मूल्य और साधनात्मक मूल्य एक ही होते हैं। ऑप्शन इसका बा करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, गृह व्यवस्था में 4 साधनात्मक मूल्यों की खोज की। गृह व्यवस्था में 4 साधनात्मक मूल्यों की खोज की थी, किसने की थी? तो भैया मैकी महोदय ने की थी। और कौन कौन से मूल्य की खोज की थी? मैकी महोदय ने की थी। मैकी महोदय ने कौन कौन से मूल्यों की खोज की? तो गृह व्यवस्था में 4 साधनात्मक मूल्यों की खोज की, किसने? मैकी महोदय ने। और कौन कौन से साधनात्मक मूल्य हैं? अगले आप यदि प्रश्न लिखा है मैकी के अनुसार 4 साधनात्मक मूल्य कौन कौन से हैं? तो पहला मूल्य इनका है योजना, दूसरा मूल्य है कौशल, तीसरा है क्षमता और चौथा है क्रमबद्धता। इसकी मीनिंग क्या होती है? तो आइए समझ लेते हैं। देखें, योजना, तो योजना, कौशल, क्षमता, क्रमबद्धता, योजना, कौशल, क्षमता, क्रमबद्धता, योजना, कौशल, क्षमता, क्रमबद्धता, ये 4 मूल्य दिए किसने? मैकी ने। कैसे मूल्य है? साधनात्मक मूल्य है। किसके लिए मूल्य है ये? तो गृह व्यवस्था को चलाने के लिए मूल्य दिए। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए, पहले जब किसी चीज को गृह व्यवस्था मान लिया आपको बनानी है, गृह व्यवस्था सही तरीके से चालू करनी है। ठीक, आप एक स्त्री हैं, आप एक लड़की हैं, आपको करना है तो किस प्रकार से करेंगे? ठीक, एक मिनट समझिए आप। पहले आप किसी चीज की योजना बनाएंगी। ठीक, हमको ये करना है। मान लिया सब्जी हमको बनानी है। सब्जी बनाने की आपने क्या करी? योजना बनाई कि हमको सब्जी बनानी है। सॉरी, थोड़ी तबीयत साथ नहीं दे रही है। चलिए, तो मैकी ने, मान लिया आपको सब्जी बनानी है, तो सब्जी बनाने के लिए पहले आप क्या करेंगे? योजना बनाएंगे कि हाँ सब्जी हमको बनानी है। ठीक है, आप व्यवस्था कर लेंगे कि आलू मटर टमाटर जो भी रखना है वो रख लिया, आपको किस तरीके से सब्जी बनानी है। अब उसके बाद में कौशल का नंबर आता है। अब आपको स्किल आपके अंदर होनी चाहिए कि सब्जी कैसे बनती है। पहले तेल डालना है कि पहले मसाला डालना है, पहले टमाटर डालना है, पहले मटर या पहले आलू को तलना है, क्या करना है पहले? तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि पहले तेल डालना है, उसके बाद में फिर उसके बाद में उसमें मेथी वगैरह डालना है, फिर जीरा डालना है, या फिर उसमें फिर मिर्चा डालना, लहसुन डालना, प्याज डालना, जो भी डालना है वो आप अपने हिसाब से समझ सकती हैं। तो कौशल क्या है? सब्जी बनाने को आप जानती हैं कि नहीं जानती हैं? अगर सब्जी बनाने को आप जानती हैं तो वही आपका क्या है? कौशल है। और ये कौशल क्या है? ये साधनात्मक मूल्य है। किसके अनुसार? मैकी के अनुसार। तो कौशल आपके अंदर होगा, यानी सब्जी बनाने की कला क्या है? कौशल है। सब्जी बनाने के लिए आप तैयार हुई, सब्जी बनाने के संबंधित नियम आपने बनाए कि हमको ये चीजें करनी है। ठीक, तो आपके अंदर पहले सब्जी बनाने का आपने क्या किया? नियम बना लिया। ठीक, यानी योजना बनाई। उसके बाद में आपको ये पता होना चाहिए योजना के साथ साथ कि सब्जी बनाई कैसी जाती है। उसके बाद में आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए कि सब्जी आप बना लेंगी। आपके अंदर ये क्षमता हो, मान लिया आपके पास हाथ ना हो, या फिर आपके पास पैरवे ना हो, या आपके पास आँख से कम दिखाई पड़ता हो, या किसी भी प्रकार की कोई ऐसी चीज हो, या उंगली ना हो जिसे सब्जी काट लें आप, तो क्षमता भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
मतलब आपके पास क्षमता, शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता, क्षमता, ये दोनों प्रकार की क्षमताएं आपके पास होनी चाहिए कि क्या करने के लिए, सब्जी बनाने के लिए। अब सब्जी बनाने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए कि सब्जी बनाने के लिए, सब्जी योजना तो बना ली आपने, सब्जी बनाना भी आप जानती हैं, लेकिन आपके पास क्या नहीं है, आपके पास मान लिया उंगली नहीं है या फिर हाथ ही नहीं है, और आपके पास मानसिक या फिर आप मानसिक तनाव में रहती हैं, और आप सब्जी बनाने को तो जानती थी या फिर जानती हैं, लेकिन क्या है उस समय नहीं ध्यान आ रहा है। ठीक, तो इस प्रकार की जो क्षमता होती है, नहीं आपके अंदर वो क्षमता हो, ऊर्जा हो आपके अंदर की, सब्जी बना लेंगी आप इतने समय में। ठीक, तो वो चीज होनी चाहिए। पहली बात क्या, योजना आपको बनानी है सब्जी बनाने के लिए। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है आपके पास वो कौशल होना चाहिए, स्किल होनी, सब्जी बनाने के तरीका मालूम होना चाहिए। तीसरी बात, सब्जी बनाने की क्षमता मतलब क्षमता होनी चाहिए कि सब्जी आप बना लेंगी। चौथी बात क्या है, चौथी बात यह है कि क्रमबद्धता, यानी क्रमबद्धता मतलब क्या, कि सब्जी बनाने में सबसे पहले आपको क्या डालना है, उसके बाद क्या डालना है, कितने देर तक उसको बनाना है, ये बातें, यानी क्रमबद्ध क्रम रूप से कि सब्जी बना रही हैं तो पहले आपको पहले आपको जो है कढ़ाई चढ़ानी है, कढ़ाई के बाद में आपको क्या करना है, तेल डालना है, उसके बाद में आप क्या करेंगी, मेथी डालेंगी, मेथी डालने के बाद में अगर जीरा बनाने वाली, जीरे वाली सब्जी है तो जीरा डालेंगी, नहीं जवाइन वाली सब्जी यानी घुइया की, अरवी की सब्जी बनानी है तो आप क्या करेंगी, आप उसमें जवाइन डालेंगी। या इसी प्रकार से फिर उसके बाद में तड़के के लिए आप जो है लहसुन डालेंगी, लहसुन के बाद में आप मिर्चा डालेंगी, हरा मिर्चा, उसके बाद में प्याज डालेंगी। ये सब क्रमबद्ध तरीके से डालना होता है, तब सब्जी बेटर बनती है। सब्जी बनाने की कला, पहले आप ये नहीं कि जो है मिर्चा और लहसुन प्याज ये सारी चीज़ें एक साथ ही आप लोग डाल देंगी, ऐसा नहीं होता है। पहले आपको क्या डालना, सबसे पहले अगर मेथी वाली सब्जी है, आलू की सब्जी बना रहे तो सबसे पहले मेथी डालना होता है। ठीक, मेथी डालने के बाद में आपको क्या डालना होता है, मेथी डालने के बाद में आप डालिए क्या, लहसुन डालिए। लहसुन के बाद में क्या डालेंगे आप, मिर्चा डालेंगे यानी हरा मिर्चा। हरा मिर्चा के बाद में उसके बाद में क्या डालना है, प्याज डालना है। प्याज डालने के बाद में क्या डालना है, उसके बाद में जो आपके पास मटेरियल हो, आलू प्याज मतलब आलू गोभी जो कुछ भी हो वो डाल लें। या फिर आपके पास जो है प्याज के बाद में आपके पास यदि टमाटर है तो टमाटर डाल लीजिए। टमाटर के बाद में अगर मसाला पीसा है आपके पास तो उसको पीसे मसाले को डाल दीजिए टमाटर के साथ, वहीं तड़के में वो हो जाएगा। ठीक, अगर आपके पास सूखा मसाला डालना तो पहले आप आलू डाल दीजिए, गोभी डाल दीजिए, गोभी को पहले तला जाता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इस प्रकार की जो क्रमबद्धता होती है वो आपको पता होनी चाहिए। तो आपने क्या समझा हमारी बातों को, बिल्कुल समझा ना। अगर समझा तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए सभी ग्रुप्स वगैरह में, सबके पास शेयर करिए ताकि सभी लोगों को पता हो कि गृह विज्ञान क्या चीज़ होती है। ये मैं आप पे डिपेंड करता हूँ कि आप क्या सोचते हैं, क्या सोचती हैं इसके बारे में। तो प्लीज़ आप जो है फटाफट वीडियो को शेयर करेंगे। ठीक, और मुझे आशा है कि आप लोग शेयर करेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, मेरे ख्याल से आप कभी नहीं भूलेंगे, जो उदाहरण से मैं समझा रहा हूँ आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए आप लोग। अगला प्रश्न होता है, एक प्रश्न पूछा गया था प्रीवियस ईयर में कि शिल्प विज्ञान संबंधित अभिरुचि किस मूल्य के अंतर्गत। प्रश्न बहुत ही सिंपल है कि शिल्प विज्ञान संबंधित जो अभिरुचि होती है यानी एप्टीट्यूड जो होता है वो किस मूल्य के अंतर्गत आता है। तो साधनात्मक मूल्य के अंतर्गत शिल्पगत विज्ञान संबंधित जो अभिरुचियां होती हैं वो आती हैं, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक, और आंतरिक और साधनात्मक दो प्रकार के मूल्य हम बता दें, आराम, स्वास्थ्य, महत्वाकांक्षा, प्रेम, ज्ञान, खेल, कला, धर्म। ये सब मूल्य एक प्रश्न पूछा जाता है ऐसे कि आराम, स्वास्थ्य, महत्वाकांक्षा, प्रेम, ज्ञान, खेल, कला एवं धर्म ये कैसे मूल्य हैं। तो ये कैसे मूल्य हैं, आंतरिक मूल्य भी हैं और साधनात्मक मूल्य भी हैं। ठीक, मैकी के अनुसार चार प्रकार के साधनात्मक मूल्य कौन कौन से हैं, योजना, कौशल, क्षमता, क्रमबद्धता। इतनी बात आपको ध्यान होनी चाहिए, इतनी बात आपको पता हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है कि हम जो भी कार्य करते हैं उनके पीछे कोई शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक या दार्शनिक तथ्य अवश्य होता है। और ये तथ्य होते हैं, कौन से तथ्य होते हैं, जीवन मूल्य के तथ्य होते हैं। ऑप्शन इसका द करेक्ट है। यानी जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई तथ्य होता है, कोई ना कोई जो है तथ्य या फिर कोई ना कोई सत्य या फिर कोई ना कोई ऐसी चीजें कार्य करती हैं जो कि मनोवैज्ञानिक या दार्शनिक पहलू के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, या फिर शारीरिक पहलू के अंतर्गत, आर्थिक पहलू के अंतर्गत, सामाजिक पहलू के अंतर्गत। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, ये तमाम प्रकार के तत्व होते हैं जब हम कोई कार्य कर रहे होते हैं, ये सामाजिक मूल्य के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन इसका द करेक्ट है।
अगला प्रश्न देखिए, इस प्रकार के लक्ष्यों को सामान्यतः अस्थायी माना जाता है। तो किन प्रकार के तथ्यों को हमेशा अस्थायी माना जाता है? तो जो दीर्घकालीन जो तथ्य होते हैं, दीर्घकालीन जो लक्ष्य होते हैं, उनको हम क्या मानते हैं? अस्थायी मानते हैं। ठीक, एक विद्वान हुए हैं पारकर महोदय। तो पारकर महोदय ने दो प्रकार से मूल्य को विभाजित किया। पारकर ने, पूछा जाता है प्रश्न कि पारकर के अनुसार मूल्य कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो पारकर महोदय के अनुसार मूल्य को दो भागों में विभाजित करते हैं हम, के नाम से जानते हैं। दूसरा कौन सा होगा? आपको पता होगा, ऋणात्मक मूल्य। ठीक, तो पहला धनात्मक मूल्य, दूसरा ऋणात्मक मूल्य। किसने कहा? पारकर महोदय ने कहा। तो पारकर महोदय ने कितने मूल्यों को बताया? पारकर महोदय ने दो मूल्यों को बताया। पारकर यानी धनात्मक ऋणात्मक। पारकर किसने बताया? पारकर। कितने मूल्य? दो मूल्य, धनात्मक ऋणात्मक। किसने बताया? पारकर। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात तो एकदम से रट जाना चाहिए आपके मुंह पे। कोई पूछे, अगर रात में सो रही हो, अगर कोई पूछ ले आपसे कि पारकर ने कितने मूल्य बताए हैं गृह प्रबंधन की व्यवस्था को लेकर के, दो। कौन कौन से? धनात्मक ऋणात्मक। फटा, कितना सहज, बहुत सहज है। ठीक, और ध्यान रखेंगे पारकर के अनुसार मानव आचरण को नियंत्रित करने वाला मूल्य जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? धर्म, महत्वाकांक्षा, खेल और महत्वाकांक्षा। तो ये प्रश्न बनता है आपसे, आप में पूछा जाएगा कि प्रकार पारकर के अनुसार मानव आचरण को नियंत्रित करने वाला मूल्य नहीं है। ऑप्शन में आपको कार्य क्षमता देगा, खेल देगा, धर्म देगा, महत्वाकांक्षा देगा। तो धर्म, खेल, महत्वाकांक्षा ये जो है मानव आचरण को नियंत्रित करते हैं पारकर के अनुसार, जबकि जो कार्य क्षमता होती है ये मानव आचरण को नियंत्रित नहीं करती। ठीक, इतनी बात ध्यान रखेंगे। और पारकर के अनुसार जो प्रमुख मूल्य हैं वो कौन कौन से हैं? प्रेम, कला और सुख। तो प्रेम, कला और सुख पारकर के अनुसार प्रमुख मूल्य माने जाते हैं। इतने प्रश्न जो है ओरली हमने बता दिया आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण थे इसलिए इसको बता दिया हमने। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और प्रश्न देख लेते हैं। तो इस प्रकार के लक्ष्यों को सामान्यतः अस्थायी लक्ष्य माना जाता है। वो कौन से मूल्य होते हैं? तो इस प्रकार कौन से लक्ष्य होते हैं? तो दीर्घकालीन लक्ष्यों को हम क्या मानते हैं? अस्थायी, यानी वे हमेशा रहते हैं, अस्थायी होते हैं, बहुत दीर्घकालिक प्रक्रिया के वाले। अगला प्रश्न देखिए, स्पष्ट परिभाषित मूल्यों के अभाव में प्रभावशाली व्यवहार निर्णय है। तो स्पष्ट परिभाषित मूल्यों के अभाव में प्रभावशाली व्यवहार निर्णय है असंभव। क्या है ये? असंभव है। ऑप्शन इसका बा। तो जो परिभाषित यानी स्पष्ट रूप से परिभाषित मूल्यों की कमी में, यानी स्पष्ट रूप से परिभाषित मूल्य ना हो तो उसमें प्रभावशाली व्यवहार जो है नहीं होगा। प्रभावशाली व्यवहार का निर्णय हम नहीं कर पाएंगे, यानी कोई चीज का निर्णय लेना है हमको प्रभावशाली व्यवहार से संबंधित, तो हम नहीं ले पाएंगे। किसकी कमी में? जब हमको मूल्य नहीं पता होंगे, मूल्य हमको स्पष्ट परिभाषित नहीं होंगे। जब तक जो सामाजिक मूल्य होते हैं या फिर गृह प्रबंधन से रिलेटेड जो सामाजिक मूल्य होते हैं या किसी भी प्रकार का जो मूल्य है, वो जब तक हमको स्पष्ट रूप से ज्ञान नहीं होगा तब तक क्या नहीं होगा? तब तक प्रभावशाली व्यवहार में आप निर्णय नहीं ले सकते। ठीक, तो ये असंभव होता है। तो जब प्रभावशाली निर्णय नहीं ले सकते तो असंभव होगा। ऑप्शन इसका बा करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा दीर्घकालीन लक्ष्य नहीं है? तो दीर्घकालीन लक्ष्य कौन सा नहीं है? घर की सफाई जो होता है ये दीर्घकालीन लक्ष्य नहीं है। आप सभी को पता होगा बच्चों की उच्च शिक्षा दीर्घकालीन है। बच्चों की उच्च शिक्षा बच्चे को बहुत लंबी प्रक्रिया के द्वारा पढ़ाया जाता है। साथ ही साथ अपने आवास का लक्ष्य, तो घर और बनवाने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, उसके बाद में क्या है? बच्चों का विवाह, ये भी बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। तो दीर्घकालीन लक्ष्य जो होते हैं तीनों होते हैं, बच्चों की उच्च शिक्षा, अपने आवास का लक्ष्य, बच्चों का विवाह। जबकि जो घर की सफाई होती है, डेली लोग अपने अपने घर में झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं। ठीक है, साफ सफाई रखते हैं। तो घर की साफ सफाई जो है ये क्या है? ये अल्पकालीन लक्ष्य होता है। तो घर की साफ सफाई अल्पकालीन लक्ष्य होता है। घर में भोजन बनाना अल्पकालीन लक्ष्य होता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। बच्चों की कोई खरीदारी करनी हो या फिर वस्त्रों की खरीदारी करनी हो, संगीत सुनने की इच्छा हो, घर की साफ सफाई हो, ये सारे कैसे होते हैं? तो ये सारे अल्पकालीन लक्ष्य होते हैं। दीर्घकालीन लक्ष्य क्या होते हैं? बच्चों की उच्च शिक्षा, अपने आवास का लक्ष्य, बच्चों का विवाह करवाना। ठीक है, ये सारी चीज होते हैं। इतनी बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, हम अगला प्रश्न देखते हैं। पारकर के द्वितीय वर्गीकरण के अनुसार मूल्य कितने प्रकार के होते हैं? तो पारकर ने बताया था कि मूल्य दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक मूल्य वर्गीकरण किया, उसमें भी दो प्रकार के मूल्य को बताया। ठीक है, तो दो प्रकार के मूल्य कौन कौन से इन्होंने बताए थे? धनात्मक और ऋणात्मक मूल्य। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो दो प्रकार। ऑप्शन अगला देखिए, ऑप्शन बी इसका आ करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, यह मूल्य वातावरण के साथ समायोजन तथा उनके बीच अंतःक्रिया के लिए आवश्यक है। तो कौन सा मूल्य जो होता है
वो वातावरण के साथ समायोजन, मतलब वातावरण के साथ सही तरीके से चलता है, मतलब उसी में समाहित हो जाता है या फिर उसके साथ समन्वयतात्मक रूप से रखता है, यानी वातावरण को ध्यान में रखता है। उनके बीच अंतः क्रिया के लिए आवश्यक होता है क्रियात्मक मूल्य। तो क्रियात्मक मूल्य जो होते हैं वो वातावरण के साथ समायोजन तथा उनके बीच क्या करते हैं, अंतः क्रिया के लिए आवश्यक होते हैं क्रियात्मक मूल्य। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है, यानी सा करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, ये मूल्य मस्तिष्क से संबंधित होते हैं जो अभिव्यक्ति से प्राप्त संतुलित पर आधारित होते हैं। तो प्रश्न क्या है कि ये मूल्य यानी कौन से मूल्य, तो जो कल्पनात्मक मूल्य होते हैं, कल्पनात्मक मूल्य जो होते हैं वो मस्तिष्क से संबंधित होते हैं। तो कल्पनात्मक मूल्य यानी जो कल्पना करते हैं, यानी आप इमेजिन जो करते हैं, तो कल्पना करते हैं यानी सोचते हैं, तो सोचा कहाँ यहाँ पे आता है, मस्तिष्क में सोचा आता है। तो जो काल्पनिक मूल्य होते हैं, काल्पनिक मूल्य होते हैं वो मस्तिष्क से संबंधित होते हैं जो अभिव्यक्ति से प्राप्त संतुलित पर आधारित होते हैं। तो जो आप अभिव्यक्त कर रहे होते हैं उसके संतुलन पर आधारित होते हैं कौन, कल्पनात्मक मूल्य, ठीक, जो कि मस्तिष्क से संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न है प्रोफेसर, तो ऑप्शन इसका एक करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रोफेसर बी एस नायडू के अनुसार मूल्य कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रोफेसर पी एम नायडू के अनुसार मूल्य जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो मूल्य इन्होंने भी कितने प्रकार के बताए हैं, दो मूल्य के मतलब बताए हैं, और उनके अनुसार वो दोनों मूल्य कौन कौन से हैं, प्रोफेसर पी एम नायडू। तो पी एम नायडू के अनुसार कितने मनोवैज्ञानिक मूल्य इन्होंने एक बताया है, और दूसरा बताया है कौन सा मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य। कौन कौन से मूल्य हैं, मनोवैज्ञानिक मूल्य और एक मिनट प्रोफेसर बी एस हम क्या बोल रहे थे, आपको पीएम बोल रहे थे ना, तो प्रोफेसर बी एस, ध्यान रखिएगा, प्रोफेसर बी एस नायडू, ठीक है। प्रोफेसर बी एस नायडू ने कितने मूल्य बताए हैं, तो प्रोफेसर बी एस नायडू ने कितने मूल्य बताए, 6 प्रकार के मूल्य बताए। और एक प्रश्न पूछा था प्रोफेसर पीएम नायडू, तो प्रोफेसर पीएम नायडू ने जो है मनोवैज्ञानिक मूल्य बताए हैं और आध्यात्मिक मूल्य बताए, ठीक है, ध्यान रखिएगा इतनी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, वह लक्ष्य, अगला प्रश्न है आपका कि वह लक्ष्य जो लंबे समय में प्राप्त किए जाते हैं वह क्या कहलाते हैं। तो ऐसे लक्ष्य जो लंबे समय के लिए प्राप्त किए जाते हैं, यानी लंबे समय में प्राप्त किए जाते हैं, वह कहलाते हैं दीर्घकालीन लक्ष्य। तो वह लक्ष्य जो लंबे समय में प्राप्त किए जाते हैं वो दीर्घकालीन लक्ष्य कहलाते हैं, जाहिर सी बात है लंबे समय में। और जो कम समय में वो अल्पकालीन, जो थोड़ा और ज्यादा समय में, वो कौन से होते हैं, मतलब मध्यकाल वाले होते हैं, ठीक। अगला देखते हैं, इस लक्ष्य का निर्धारण इसलिए किया जाता है जिससे दीर्घकालीन की प्राप्ति किया जा सके, यानी कुछ ऐसे लक्ष्य होते हैं जिनको प्राप्ति मतलब जिनका निर्धारण किया जाता है और जिससे क्या होता है, हमको दीर्घकालीन जो लक्ष्य होते हैं उनकी प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार के लक्ष्यों को हम क्या कहते हैं, मध्य अंत लक्ष्य एवं मध्यवर्ती लक्ष्य कहते हैं। सॉरी, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम मध्यवर्ती लक्ष्य एवं अल्पकालीन लक्ष्य। तो अल्पकालीन लक्ष्यों की मदद से हम क्या करते हैं, मध्यवर्ती या फिर मध्य अंत लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। उसके बाद में जब हम इस प्रकार के जो हमको प्राप्त हो जाते हैं लक्ष्य, तब हम क्या करते हैं, इसी के माध्यम से जब मध्य अंत लक्ष्य के माध्यम से या मध्यवर्ती लक्ष्य के माध्यम से हम क्या करते हैं, तो मध्यवर्ती लक्ष्य के माध्यम से हम क्या करते हैं, दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं। तो बा और सा इसमें दिया, ऑप्शन ये करेक्ट होगा इसमें, ठीक है। जो मध्य अंत लक्ष्य होता है इसका भी इसमें रोल होता है, लेकिन ऑप्शन में आपको बा और सा दिया है, केवल बा और सा दिया है, बी क्योंकि बा भी होता है और सा भी होता है, तो बा सा दिया है, ये करेक्ट है, ठीक है। और ये भी आपका सही होता है, लेकिन ऑप्शन में आ नहीं दिया है, ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो दोनों तीनों प्रकार के होते हैं। वैसे जो मध्यवर्ती लक्ष्य होते हैं, मध्यवर्ती और मध्य अंत लक्ष्य, ये जो है एकदम से कुछ ना कुछ आपस में रिलेशन रखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो है मिडिल एज मतलब मिडिल के कार्य होते हैं, मिडिल वाले लक्ष्य होते हैं जो ना तो अल्पकालीन होते हैं ना दीर्घकालीन होते हैं, उनके बीच के होते हैं, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, जो लक्ष्य अल्पकालीन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक चरण के रूप में किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो जो अल्पकालीन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक चरण के रूप में किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मध्य अंत लक्ष्य कहते हैं, ठीक, मध्य अंत लक्ष्य, ठीक। तो जो एक चरण में अल्पकालीन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक चरण के रूप में किए जाते हैं उनको मध्य अंत लक्ष्य कहते हैं हम, ठीक, मध्य अंत लक्ष्य, ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे नीचे दिया है कि निम्न में से कौन सार्वभौमिक लक्ष्य है। तो कौन इसमें से यूनिवर्सल लक्ष्य होता है, सार्वभौमिक लक्ष्य, उपयुक्त डी सभी इसमें करेक्ट आंसर है। लेकिन मैं बता दूं सार्वभौमिक लक्ष्य कौन कौन से होते हैं, क्या क्या चीजें, जैसे परिवार के सदस्यों के उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति,
ये सार्वभौमिक लक्ष्य है, यूनिवर्सल है, सबको सभी परिवार में होता है। सभी परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति बीमार होता है, उनके उत्तम स्वास्थ्य की या फिर खान पान की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। जो परिवार के सदस्यों के उत्तम स्वास्थ्य की व्यवस्था होती है या उसकी प्राप्ति के लिए जो व्यवस्थाएं की जाती हैं वो हर घर में होती है, यानी सार्वभौमिक रूप से होती हैं, यूनिवर्सल होती हैं, इसमें कोई कटने की बात नहीं है। और दूसरी बात क्या होती है, परिवार के सदस्यों का सर्वांगीण विकास करना। परिवार के सदस्यों का सर्वांगीण विकास करना सार्वभौमिक लक्ष्य के अंतर्गत आता है। सर्वांगीण मतलब क्या होता है, चौतरफा विकास। आप अपनी भाषा में समझे तो चौतरफा विकास व्यक्तियों के लिए, परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं उनका चौतरफा विकास हो, उनके चौतरफा विकास होने के लिए अगला होता है परिवार के सदस्यों के सर्वांगीण विकास हेतु परिवार में उचित वातावरण का निर्माण करना। तो परिवार में उचित वातावरण का निर्माण हो जिससे लोग उस वातावरण में रह करके अच्छी अच्छी चीजें सीखें, अच्छे अच्छे प्रबंध की व्यवस्था कर सकें या व्यवस्थापन की प्रक्रिया से अपने आप को रूबरू करवा सकें। ठीक है, रूबरू करवा सकें मतलब अवगत हो सकें। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो इतनी बातें आपने समझी जानी कि कुल मिलाकर के क्या चीजें होती हैं, क्या चीजें नहीं होती हैं। इन मुद्दों को आपने अच्छे तरीके से समझ लिया, विस्तार से हमने आपको समझाया, इसमें किसी प्रकार की कोई चीजें नहीं हमने छोड़ी है। ठीक, एक बार फिर से आप रिवीजन करते हैं। ठीक है, एक बार इसकी रिवीजन करते हैं, फटाफट रिवीजन, फटाफट मोड में रिवीजन कर लेते हैं। ठीक, चलिए रिवीजन करते हैं फटाफट मोड में हम इसका। देखिए पहला आपका प्रश्न यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए स्लाइड देखिएगा, मैं टिक नहीं लगाऊंगा, फटाफट बोल रहा हूँ। पहला प्रश्न है आपका कि किसने कहा है प्रत्यक्ष प्रबंध एक कला है जो घर के अस्तित्व में आने के साथ ही अवतरित होती है। तो किसने कहा है, ये किसने कहा है, कोटजीन ने कहा है। किसने कहा है, सॉरी, ये कथन किसने कहा है, तो ये कथन किसने कहा है, राजमल पी देसाई ने कहा है। तो जो घर के अस्तित्व में आने के साथ ही अवतरित होती है वो किसने कहा है, राजमल पी देसाई ने कहा है। अगला है कि व्यवस्थापन घर के वातावरण में मानवीय संगठन की प्राकृतिक वृद्धि है, या कथन किसने कहा है, निकिल डार्सी ने कहा है। अगला देखिए प्रश्न, गृह व्यवस्था एक बांध के समान है जिसमें साधनों को नियमित किया जाता है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई, यह परिभाषा भी राजमल पी देवदास ने ही दी है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न किने दी है कि सरल एवं संक्षिप्त अर्थों में व्याख्या, अर्थात हमारे पास जो उपलब्ध है उसका उपयोग हम जो चाहते हैं उसे प्राप्त करने हेतु करते हैं। ये परिभाषा दी है ग्रास एवं क्रंडल महोदय ने। साथ ही ग्रास एवं क्रंडल महोदय ने एक और परिभाषा दी है, उससे नीचे वाला प्रश्न देखिए, व्यवस्थापन की प्रक्रिया के विभिन्न चरण वास्तव में निर्णयों की श्रृंखला मात्र होते हैं जिनमें प्रत्येक निर्णय उसके पूर्व के निर्णय पर क्या होता है, आधारित होता है। यह परिभाषा किसने दी है, ग्रास एवं क्रंडल ने। अगला प्रश्न देखिए, उससे नीचे, गृह व्यवस्था की तुलना में बांध किसने, गृह व्यवस्था की तुलना बांध से किसने की है, किसने की है, राजमल पी देसाई ने की है, राजमल पी देवदास, राजमल पी देवदास ने की है। ठीक, देसाई गलत निकल गया। ठीक, पी देवदास ने किया। अगला प्रश्न देखिए, गृह व्यवस्था का संबंध संस्कृति से किसने जोड़ा, किसने जोड़ा, राम रहीम, इरीन ओपेन हीम। अगला प्रश्न देखिए, गृह व्यवस्था को ऐसा संगठनात्मक ढांचा जिसमें व्यक्ति कार्य करते हैं के रूप में अभिव्यक्त करते हैं, तो किसने किया है, इरीन ओपेन हीम, यानी इन्हीं ने किया है। अगला प्रश्न देखिए, गृह प्रबंध निर्णयों की श्रृंखला होती है जो लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर ले जाती है, ऐसी परिभाषा दी है न्यूमैन तथा समर महोदय ने किसकी, गृह प्रबंध की। ठीक, ध्यान रखेंगे। नीचे एक प्रश्न आपको छुपे रुस्तम में दिखाई पड़ रहा होगा, गृह प्रबंध का उद्देश्य होता है। तो गृह प्रबंध का उद्देश्य होता है पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति एवं सुख की प्राप्ति। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सॉरी, तो गृह प्रबंध का जो उद्देश्य होता है, मेन उद्देश्य होता है, वो होता है पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति। क्या होता है, पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति। अगला प्रश्न देखिए फटाफट बे में, अगला प्रश्न देखिए आप लोग, गृह विज्ञान वह विज्ञान है जो सुखी एवं आदर्श परिवार के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। ठीक, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, गृह व्यवस्था के निर्धारक तत्व हैं, ए ऑप्शन, लक्ष्य और मूल्य स्तर। अगला प्रश्न, लक्ष्य का प्रकार नहीं है, सार्वभौमिक लक्ष्य जो होता है वो लक्ष्य का प्रकार नहीं होता है, सार्वभौमिक लक्ष्य जो होता है लक्ष्य का प्रकार नहीं होता है विद्वानों के अनुसार। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, लक्ष्यों की विशेषता नहीं प्रश्न पूछा गया था, तो विकास। अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा, अगला प्रश्न है आपका कि प्रभुत्व के आधार पर मूल्य कितने प्रकार के होते हैं। प्रभुत्व के आधार पर मूल्य दो प्रकार के होते हैं, साधनात्मक और आंतरिक तथा तथ्यात्मक एवं आदर्शनात्मक। कला और सौंदर्य में रुचि होना यह कैसा मूल्य है, आंतरिक मूल्य है। अगला प्रश्न, साधनात्मक मूल्यों को कभी कभी लक्ष्य मूल्य भी कहा जाता है। तो लक्ष्य मूल्य किसे कहा जाता है, साधनात्मक मूल्यों को। साधनात्मक मूल्यों को कब क्या कहा जाता है, लक्ष्य मूल्य कहा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, गृह व्यवस्था में चार साधनात्मक मूल्यों की खोज किसने की है, मैकी ने की है। वो चार साधनात्मक मूल्य कौन कौन से, हमने सब्जी वाला उदाहरण दिया था आपको, योजना, कौशल, क्षमता, क्रमबद्धता, योजना, कौशल, क्षमता, क्रमबद्धता। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक, अगला प्रश्न देखिए,
हम जो भी कार्य करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक या दार्शनिक तथ्य अवश्य होता है। और ये तथ्य होते हैं, ये तथ्य कैसे होते हैं? ये जीवन मूल्य के तथ्य होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इस प्रकार के लक्ष्यों को सामान्यतः अस्थायी माना जाता है। किन प्रकार के लक्ष्यों को? तो दीर्घकालीन लक्ष्यों को सामान्यतः अस्थायी हम मानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा कि स्पष्ट परिभाषित मूल्यों के अभाव में यानी कमी में प्रभावशाली व्यवहार निर्णय होता है। ये बात क्या है? असंभव है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला कौन सा दीर्घकालीन लक्ष्य नहीं है? तो घर की सफाई जो होता है दीर्घकालीन लक्ष्य नहीं है, जबकि बच्चों की शिक्षा, बच्चों की उच्च शिक्षा, अपने आवास का लक्ष्य, बच्चों का विवाह, ये कौन सा है? ये दीर्घकालीन लक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। अल्पकालीन लक्ष्य कौन कौन से होते हैं? अल्पकालीन लक्ष्य जो होते हैं वो वस्त्रों की खरीदारी हो गया, कोई चीज खरीद रहे हैं उसकी खरीदारी हो गया, चीनी खरीदना है, चाय बनाना है या घर में खाना बनाना है, संगीत सुनने की इच्छा हुई, घर की साफ सफाई हुई, ये सारे कैसे हैं? ये अल्पकालीन लक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। आगे देखिए, अगला प्रश्न है आपका कि जो है अगला प्रश्न है, पार्कर के द्वितीय वर्गीकरण के अनुसार मूल्य कितने प्रकार के होते हैं? तो मूल्य दो प्रकार के होते हैं पार्कर के द्वितीय वर्गीकरण के अनुसार। तो मूल्य कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार मूल्य और ऋणात्मक मूल्य बताया। देखिए, यह मूल्य वातावरण के साथ समायोजन तथा उसके बीच अंतःक्रिया के लिए आवश्यक होता है। ऑप्शन इसका सा करेक्ट होगा, क्रियात्मक मूल्य। तो क्रियात्मक मूल्य वातावरण के साथ समायोजन तथा उनके बीच अंतःक्रिया के लिए आवश्यक होते हैं। जबकि जो कल्पनात्मक मूल्य होते हैं, अगला प्रश्न देखिए, कल्पनात्मक मूल्य मस्तिष्क से संबंधित होते हैं, जो अभिव्यक्ति से प्राप्त संतुलित पर आधारित होते हैं। ठीक है, संतुलन पर आधारित होते हैं, संतुलित पर। अगला प्रश्न देखिए, प्रोफेसर BS नायडू के अनुसार मूल्य कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रोफेसर BS नायडू के अनुसार मूल्य जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के, प्रोफेसर BS महोदय के अनुसार। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कि वे लक्ष्य जो लंबे समय में प्राप्त किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? दीर्घकालीन लक्ष्य कहते हैं। इस लक्ष्य से यानी किस लक्ष्य के द्वारा? तो भैया मध्यवर्ती और अल्पकालीन लक्ष्यों के द्वारा हम दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति जो है करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं हम? तो प्रश्न पूछा गया कि इस लक्ष्य का निर्धारण इसलिए किया जाता है जिससे दीर्घकालीन दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके। तो मध्यवर्ती लक्ष्य और अल्पकालीन लक्ष्य। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, यानी इसका जो है बा और दस दोनों सही है। अगला प्रश्न देखिए कि जो लक्ष्य अल्पकालीन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक चरण के रूप में होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? मध्य अंत लक्ष्य। मध्य अंत लक्ष्य कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से सार्वभौमिक लक्ष्य कौन है? तो सार्वभौमिक लक्ष्य वैसे पूर्ण रूप से जो है लक्ष्य का प्रकार नहीं होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि लक्ष्य का प्रकार नहीं, तो सार्वभौमिक लक्ष्य जो होता है लक्ष्य का प्रकार नहीं होता, लेकिन फिर भी जो है एक अनौपचारिक रूप से जो है लक्ष्य जो होता है, सार्वभौमिक लक्ष्य जो होते हैं, जिससे क्या किया जाता है? परिवार के सदस्यों के उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, परिवार के सदस्यों का सर्वांगीण विकास करना होता है इसका उद्देश्य। साथ ही साथ परिवार के सदस्यों के सर्वांगीण यानी चौतरफा विकास के लिए परिवार में उचित वातावरण का निर्माण करना भी होता है। इतनी बात आपको ध्यान में आई? तो मित्रों, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।